सारे इधर बैठा है ना, एक्टिव हो जाओ तुम लोग भी, ठीक है। सो के आ रहे हो, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूरा पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब बस उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं। ये पॉइंट्स या तो तुम लोग सॉल्व करते रहो, जो डाटा दिया जाएगा, और डाटा बहुत छोटा सा होगा। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ डाटा देगा नहीं वो। तो अपने को कुछ चीज़ें हैं जो सीधा सीधा याद ही कर लो, सीधे क्वेश्चन आता है। तो 1 लीटर वाटर की में मोल्स कितने होते हैं? 55.5 मोल्स होते हैं, ठीक है, याद रखोगे। 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं? 55.5 मोल्स, ठीक है। ये मोल्स और यही मोलैरिटी भी है ना, 55.5 मोलर या मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी का अपना फॉर्मूला ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर लिख रहा हूं तो ठीक है, और ml लिख रहा हूं तो इंटू 1000। तो मैंने क्या बोला? 1 लीटर पानी के लिए तो नीचे 1 लीटर फिक्स कर दिया ना, तो नीचे तो 1 ही रहेगा, तो मोलरिटी क्या होगा? मोल्स के बराबर ही जाएगा। तो 1 लीटर वाटर के मोलरिटी और मोल्स फिक्स होते हैं, फॉर्मूले से समझ गया ना, जो कि नीचे 1 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो इसीलिए 1 लीटर में मोल्स कितने होते हैं पूछे तो 55.5। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और 1 से ज़्यादा बार आया है, ठीक है, तो याद कर लेना। और मोलरिटी भी पूछता था 55.5 मोलर, क्लियर है। अगला मोल फ्रैक्शन पूछता है 1 मोलल। मोलल मतलब मोलैलिटी, मोलर बोलता तो मोलैरिटी होता है, ठीक है। तो ये जो 1 मोलल लिखा है क्या? मोलैलिटी है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 1 स्मॉल m लिखा हुआ है ना, ये क्या है? 1 स्मॉल m। ये सिर्फ क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, बस सारा डाटा तुमको खुद को निकालना पड़ेगा, क्लियर है। कुछ नहीं दिया तो भाई 1 लीटर लेके अज्यूम करते हैं अपन, और फिर वाटर कुछ नहीं दिया तो भाई जो भी, मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल वाली रख के अज्यूम करके मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। फाइनली मोल फ्रैक्शन आएगा 0.0177 एग्जैक्ट आता है, इसको राउंड फिगर में रख के 0.018 भी देता है वो, क्लियर है। तो दोनों वैल्यूज याद रखना, दोनों नीट में अलग अलग टाइम पे पूछी गई थी PYQ में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 0.017 या फिर 0.018, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपने पेरोक्साइड का फिर अलग से सब कुछ पढ़ा है ना, इसके लिए मोलरिटी पढ़ी, नॉर्मेलिटी पढ़ी, और बाकी भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी इसकी, स्ट्रेंथ और ये सब, ठीक है। तो वहाँ पे ये पढ़ा ना अपन ने कि मोलरिटी क्या होता है V अपॉन ये, नॉर्मेलिटी क्या होता है ये 5.6/n, ऐसे करके। तो जो V वहाँ पे होता है, V क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही होता है। तो डायरेक्टली में वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर पता करना है तो 11.2 इंटू m हो जाएगा ना, क्योंकि देखो मोलरिटी क्या लिख रहा था मैं? V अपॉन 11.2 ऐसा कुछ लिख रहा था, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉर्मेलिटी क्या लिख रहा था? V अपॉन 5.6, ये लिख रहे थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले में। तो अगर वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा तुमसे, तो जो गिवन मोलरिटी, देखो मोलरिटी वो देके रखेगा कि मोलरिटी इतनी है, और फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ जो भी कुछ है, तो सीधा 11.2 का मल्टीप्लाई कर दोगे मोलरिटी में। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है और नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे? 5.6 का। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा पेरोक्साइड का, क्लियर है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये पेरोक्साइड के है ना, ये लिखवा दिए थे वैसे। तो वही चीज़ लिखिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड मोलरिटी से कैसे रिलेटेड है? 11.2 मल्टीप्लाई करके, नॉर्मेलिटी से कैसे? 5.6 का मल्टीप्लाई करके। चलो अगला, जब मोलरिटी ऑफ H+ आयन दे तो उसका मतलब, जैसे अपने को लास्ट में भी क्वेश्चन आया था, अपन ने किया था जहाँ आयन्स फाइंड करने थे, याद है किसी को क्वेश्चन? आयन्स फाइंड करने थे लास्ट के, उसमें कहीं क्वेश्चन आ रहा था, थ्योरी में लिखा था कुछ पॉइंट, और फिर वहां से मैंने बताया था फाइंड क्या करना है, फाइनली H+ के आयन्स फाइंड करने थे। देख लेना, मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बेसिसिटी बोला था उसने, तो बेसिसिटी मतलब H+ आयन ही फाइंड करना हुआ। तो वहां पे H+ की कैसे डिफाइन करता है वो? मोलरिटी ऑफ H+ मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। तो वो पूछेगा क्या तुमसे? फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है? तुमको H+ की मोलरिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस अगर पूछे तो फाइंड क्या करना है? मोलरिटी ऑफ OH- फाइंड करना है। तो उसमें जो अपना क्वेश्चन था वो ये था, शायद नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड फाइंड करने वाला था, और फिर बोला था नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड किस चीज़ से डिफाइन होती है? H+ से। तो H+ के मोलरिटी या मोल्स फाइंड कर लोगे, अगर 1 लीटर है तो मोल्स वरना मोलरिटी, क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सीधा याद कर लेना, अगर आते हैं तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और
सॉलिड, ये वाला पढ़ते हैं। ठीक, ये रब कर रहा हूँ मैं ना बेटा, इसको फोटो क्लिक कर लो। चलो सारे इधर ध्यान देना ना, लिखना बंद कर दो, बाद में लिख लेना। चलो अपना अगला टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी अपन पढ़ के आ चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई भी चीज को घोलना है। ठीक है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना ज्यादा घुल रहा है, या फिर ये बोलूं सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट के एक क्यूब या एक यूनिट में कितना सॉल्यूट घुल सकता है, उसको क्या बोलूँगा मैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, ये तो हो गया। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पता है ना, क्योंकि देखो कभी भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है तो जो सॉल्यूट वाला अपना, जैसे मान लो वही शक्कर वाला एग्जांपल ले लो पानी में। ठीक है, पानी में नॉर्मल नमक या शक्कर डालूंगा एक लिमिट तक ही घुलेगा, उसके बाद शक्कर नीचे बैठ जाएगी। लेकिन अगर वो जो नीचे जम गई शक्कर, उसको भी अगर घोलना है तो टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर वो यूनिट वॉल्यूम में और ज़्यादा शक्कर घुल जाएगी। ये समझ में आता है ना। तो सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का घुलना। ठीक है, अब यहाँ पे अपन तीन अलग अलग चीज़, देखो सॉल्वेंट अपना क्या है, वाटर लिया है, उसमें सॉलिड भी घोल सकता हूँ मैं, लिक्विड भी घोल सकता हूँ और गैसेस भी घोल सकता हूँ। ये समझ में आता है ना। अपना सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, पानी में मैं कोई सॉलिड चीज़ घोल रहा हूँ, शक्कर के दाने, कोई लिक्विड चीज़ घोल रहा हूँ, पानी में मैंने दूध मिक्स कर दिया। ठीक है, कोई गैसियस चीज़ घोल रहा हूँ, पानी में मैंने CO2 मिक्स कर दी। तो तीनों के फैक्टर्स जो हैं अलग अलग डिफाइन होंगे। ठीक है, तो अपने को अभी जो पढ़ना है वो क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वाला पढ़ना है। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड अभी हटाओ और सॉलिड इन लिक्विड हटाओ। सॉलिड इन लिक्विड अभी अगला टॉपिक आएगा बाद में। ठीक है, और उसके बाद आएगा लिक्विड इन लिक्विड वाला। क्लियर। तो अभी पहला वाला कौन सा अपना, गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, अब इसका सबसे देखो इन जनरल तुम लोगों को पता है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, CO2 वाला ले लो। ठीक है, CO2 एक गैस है, उसको पानी में घोलते हैं अंडर हाई प्रेशर। नॉर्मली घोल सकते हो क्या कि ऐसे फूंक मारोगे और एयर अंदर चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर से तुमको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा और ऊपर उतनी प्रेशर रखनी पड़ेगी, तब जाके कोई चीज़ घुलेगी। देखो जगह कहाँ, वही वाला। ठीक है, अरे तुम लोग को समझाना है। इधर देखो ये बीकर है। ठीक है, ये बीकर में मैंने कोई लिक्विड रखा है। ठीक है, अभी बीकर अगर ओपन है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना है, 1 atm। ये याद रखना कि नॉर्मल अभी अपने ऊपर, ये मेरे हाथ के ऊपर एयर कितना प्रेशर लगा रहा है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो अभी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है वो कितना है, 1 atm। ठीक है, अब एयर है ना, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अदर गैसेस भी है। 1 atm से घुल रही है क्या अंदर, नहीं घुल रही है ना। डब्बा रखा है, उसमें पानी भरा है, तो पानी की जस्ट सरफेस पे एयर टच हो रही होगी, तो वो एयर क्या पानी के अंदर जा रही है क्या, नहीं ना, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर सफिशिएंट नहीं है उस पानी को अंदर सॉल्यूबल करने के लिए। हाँ, मतलब एयर को पानी में सॉल्यूबल करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, तो अपने को अंडर हाई प्रेशर कोई भी गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें देखो लिक्विड और सॉलिड पहले से ही कंप्रेस्ड रहते हैं। लिक्विड और सॉलिड को और कितना कंप्रेस करोगे, लिक्विड का तुमको बताया था वो एक बना के, ये ऐसा वाला कि अगर यहाँ पे लिक्विड रहता है और यहाँ रहता है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर भी लगाता हूँ तो ये ऊपर बढ़ेगा, लिक्विड कभी कंप्रेस नहीं होता। लेकिन अगर इसको रोक दिया और फिर गैस होती है इनके बीच में तो ये कंप्रेस हो जाता। सॉलिड होगा तो भी कंप्रेस नहीं होगा, रेत भर दी तो भी वो शिफ्ट ही होगा, कंप्रेस कभी नहीं होगा। ये समझ में आया ना। यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया और यहाँ वेट रख रहा हूँ, तो गैस होगी तो कंप्रेस होगा, लिक्विड होगा तो ये ऊपर बढ़ेगा और ये नीचे आते जाएगा, और गैस में भी। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड कभी कंप्रेस नहीं होता, गैस कंप्रेस होती है। छोटे छोटे पॉइंट पहले याद रखो। ठीक है, कंप्रेशन से समझ में आ गया, सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, गैस कंप्रेस होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर अब सेकंड पॉइंट आएगा तुम्हारे इसमें पार्शियल प्रेशर नाम वाली चीज। ठीक है, पार्शियल वर्ड का मतलब ही है ना आधा या थोड़ा। तो एयर जो अभी इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, ये होल प्रेशर है टोटल। अब इसमें ऑक्सीजन, जैसे एयर में अपन बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन कितनी है 80% राउंड फिगर में। ठीक है, और नाइट्रोजन की, सॉरी ऑक्सीजन कितनी 20%। ठीक है, और नाइट्रोजन कितनी है 70 to 80%, 73 74 ऐसे कुछ राउंड पर। उसके अलावा अदर गैसेस भी होगी, CO2 वगैरह। CO2 बहुत ज़्यादा पॉइंट में 0.03 ऐसा कुछ है, 0.003 है ना। तो और भी उसके अलावा और भी गैसेस होगी कहीं कहीं। ठीक है, तो वो सारी गैस मिलके 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रही है।
अब उसमें से जो अब डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हर गैस अलग अलग प्रेशर लगा रही होगी ना। जैसे ये एयर है तो एयर में ऑक्सीजन जो है वो अलग प्रेशर लगा रही होगी, नाइट्रोजन अलग प्रेशर लगा रहा होगा, CO2 अलग प्रेशर लगा रहा होगा। ये 1 atm तो पूरा एयर का है ना। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? छोटी छोटी चीजें पहले यहां से समझ लो, ठीक है। तो जब पूरी एयर प्रेशर लगा रही है तो उसको बोलेंगे होल प्रेशर। अगर उस पूरी एयर में से मैं कोई एक चीज को उठा रहा हूं कि उस पूरी एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन कितना लगा रहा है, तो मैं नाम क्या दूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उस पूरी एयर में से मैं सिर्फ अगर नाइट्रोजन का देख रहा हूं कि नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है, तो क्या बोलूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। CO2 का देखूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो जो भी गैस मुझे उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करनी है, मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर देखूंगा, पूरी एयर का नहीं देखूंगा ना। पूरी एयर के प्रेशर से मुझे क्या करना? मुझे अगर CO2 को अंदर पहुंचाना है तो CO2 का प्रेशर हाई करना पड़ेगा ना। और एयर में अगर मिक्स है तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही देखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? तो जब तुम क्वेश्चन या थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ोगे तो तुमको पूरी एयर का प्रेशर नहीं बढ़ाना है, वो क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर ज्यादा होना चाहिए। तो वर्ड्स क्लियर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर ज्यादा का मतलब क्या है? इसमें जो CO2 है, एयर का सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, इसका मतलब क्या है? इसमें जो CO2 है एयर में, उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो CO2 अंदर जाएगी। ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन अंदर जाएगी। ये क्लियर है वर्ड्स? ठीक है। अब देखो अपना क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी जो है ना वो 2 या 3 अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो टेम्परेचर पे, हाँ भी क्लीन है वैसे तो क्लास, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी 2 या 3 अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से जिन पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलना। पानी रखा है तो सॉल्वेंट मैंने फिक्स कर दिया। सॉल्यूट आ क्या रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा ना, कि सॉल्यूट गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इस पर डिपेंड करेगा। फिर जो अपना बीकर है उसका टेम्परेचर, उस पर भी डिपेंड करेगा। हाई टेम्परेचर होगा तो कुछ और होगा, लो होगा तो कुछ और है। और ये सब चीज़ें गैस और सॉलिड के लिए वेरी करेगी फिर, ठीक है। अपन गैसेस का पढ़ रहे हैं अभी, इसीलिए सिर्फ गैस का देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले क्या आएगा? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट मेरा फिक्स है वाटर, उसमें सॉलिड डालूंगा तो कुछ अलग सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स रहेंगे, मतलब सॉल्युबल कितना होगा, क्या होगा, वो अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। गैस डालूंगा तो वो अलग चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और लिक्विड डालूंगा तो वो अलग चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अपन किसका पढ़ेंगे? गैस का। तो सिर्फ गैस इन सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ गैस कैसा है, ठीक है। और नेचर ऑफ गैस से उसका मतलब है कि देखो लिक्विड क्या होता है? पोलर होता है ना। अब गैस अगर पोलर होगी तो पोलर में पोलर जल्दी सॉल्युबल होता है, ठीक है। और अपना वाटर तो फिक्स कर लिया ना अपन ने, क्या है? पोलर है। अब उसमें अगर नॉन पोलर कोई चीज डाल रहा हूं तो वो कम सॉल्युबल होगी। ये समझ में आया? ठीक है। तो साथ साथ में पढ़ते जाते हैं, है ना, फिर वरना वापस से रिपीट होगा। चलो तो ये अभी रहने दो। ये पढ़ो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। लिक्विड क्या है अपना? यहाँ पे सॉल्वेंट है ना, और वो फिक्स कर रखा है अपन ने, हाँ लिक्विड में घोल रहे हैं चीजें। और गैस का यहाँ पे अपना सॉल्यूट है, ठीक है। तो अपने को अभी टॉपिक ही अपना यही कि गैस को लिक्विड में पढ़ना है। यहाँ सॉलिड वाली चीजें मिक्स मत करना और लिक्विड वाली चीजें मिक्स मत करना, उनके फैक्टर्स अलग होते हैं। क्लियर है? तो नेचर, पहला फैक्टर कौन सा जो डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा और गैस का नेचर कैसा? नेचर से इसका मतलब है पोलर है कि नॉन पोलर, ठीक है। सॉल्वेंट अपना क्या होता है? वाटर होता है ना, और कुछ नहीं दिया है तो वाटर ही लेते हैं। और वाटर क्या होता है? आ जाओ बेटा, ठीक है। अगर मान लो वो खुद से पहले से तुमको सारी चीजें दे के रखता है कि सॉल्वेंट, उसने कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है CCl4, बेटा इधर ही बैठ जाओगे, जगह है, ठीक है। अगर उसने सॉल्वेंट क्या लिया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड तो नॉन पोलर है ना, तो मुझे फिक्स, तब मुझे चीजें फिक्स हो गई कि हाँ अब इसने नॉन पोलर लिया, तो नॉन पोलर में अब मैं कौन सी गैस डिसॉल्व कर रहा हूँ? पोलर करूँगा तो घुलेगी नहीं, नॉन पोलर करूँगा तो घुल जाएगी। बेटा इधर ध्यान दे लेना, बाद में नहीं समझ में आएगा सारे, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो मैं लिक्विड को क्या मान रहा हूँ? वाटर, हाँ सॉल्वेंट को, ठीक है, सॉल्वेंट को वाटर मान रहा हूँ। वाटर क्या है? मेरा पोलर है। इस पोलर में मैंने कोई गैस रखी, तो अब नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है
नेचर ऑफ गैस मतलब ये गैस पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर ये गैस पोलर है तो जल्दी घुल जाएगी पोलर में पोलर, अगर ये गैस नॉन पोलर है तो नहीं घुलेगी इतनी आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर उसने पहले से तुमको दे रखा है कि जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, उसने बोल दिया है कि तुम्हारा सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो मुझे पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, ठीक है, रखा। अब इसमें मैं अगर पोलर चीज डाल रहा हूं तो नहीं घुलेगी, क्योंकि ये तो पहले से नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर में पोलर नहीं घुलेगा। इसमें अगर नॉन पोलर गैस डाल रहा हूं तो घुल जाएगी। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैसेस विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, रिएक्ट का मतलब क्या है, वही पोलर पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर, ठीक है। विथ सॉल्वेंट पॉसेस हायर सॉल्युबिलिटी, जो सेम सेम होगा वो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए। HCl पोलर है कि नॉन पोलर है, अपन पढ़े ना यार इनऑर्गेनिक में, H+Cl- पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलर है। अमोनिया भी पोलर है, लोन पेयर होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये दोनों चीजें अगर पोलर है तो पानी में घुलेगी कि नहीं, अच्छे से घुलेगी ना। तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि दोनों साइड ही पोलर है, तो वही लिखा है पोलर इन पोलर। क्लियर है। अगला, अच्छा इधर देखो, मैं 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ठीक है। इधर एक CO2 लिया, एक O2 लिया और एक और क्या लिया, H2। बेटा इधर सारे जो अपन डाइपोल मोमेंट पढ़ के आए थे वहां के हिसाब से तो CO2 sp था, ठीक है। sp विदाउट एनी लोन पेयर, तो डाइपोल मोमेंट 0 नॉन पोलर, ये लिखा था वहां पे। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन तो नॉन पोलर ही होता है खुद ही, H2 भी नॉन पोलर है तो तीनों ही नॉन पोलर। अब इन तीनों में फर्क कैसे करोगे फिर, अगर तुम तीनों को ये बोल रहे हो कि हाँ नॉन पोलर और म्यू इज इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट 0 है, ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। तीनों नॉन पोलर है, तीनों ही क्या है, डाइपोल 0 है। अब मुझे अगर तीनों को पानी में घोलना है तो मैं कैसे पता करूंगा कि कौन ज्यादा घुलेगा, क्योंकि पानी तो पोलर है, तुमने बोल दिया तीनों नॉन पोलर है। तो अभी नॉन पोलरिटी की जो डेफिनेशन है वो कैसे दोगे ढंग से, जिसमें बिल्कुल भी कहीं भी चार्ज नहीं आ रहा है। इधर देखो, ये H होगा तो ना तो ये H इससे खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, तो इस पे पार्शियल वाले चार्ज भी नहीं आ पाएंगे, कहीं से कहीं तक कोई चांस ही नहीं है। इसमें भी आ पाएंगे क्या कहीं चार्ज, क्योंकि दोनों बराबर है तो वो बॉन्ड वहीं के वहीं रह जाएगा। लेकिन CO2 वाले में देखो, भले ही वो नॉन पोलर जा रहा है, डाइपोल 0 जा रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन इस कार्बन से खींच सकता है ना, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से खींच सकता है, तो कहीं ना कहीं चार्ज क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इस पे है। पर वो कैंसिल आउट कर देते हैं ना, इधर से कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये ऑक्सीजन इससे खींचने की कोशिश करेगा, ये भी इससे खींचने की कोशिश करेगा, तो दोनों का कहीं ना कहीं बराबर आके फिर नेट 0 जा रहा है कि नहीं है। लेकिन इनके कंपेयर में देखूंगा O2 और H2 के कंपेयर में, तो तीनों में फिर कैसे कंपेयर करोगे, या तो फिर तीनों को बराबर बोल दोगे कि नहीं तीनों ही नॉन सॉल्युबल है। अब तीनों में से भी ज्यादा अगर मेरे को बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, CO2 फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा सॉल्युबल है H2 और O2 के। ये समझ में आया। तो पॉइंट यही लिखा है कि CO2 मोर सॉल्युबल इन वाटर है। अब वो मोर क्यों है, वाटर तो मुझे पता है पोलर है, CO2 तुमने बोल दिया नॉन पोलर है, तो सॉल्युबल होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत कम लेस सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन वो किसी के कंपेयर में दे रहा है, अगर वो HCl के कंपेयर में देगा तो HCl ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि वो तो पोलर है तो सीधा घुल जाएगा। ये नॉन पोलर है, लेकिन इसको जब इसने O2 और H2 से कंपेयर किया तो O2 और H2 तो बिल्कुल ही एकदम, जिसको बोलते हैं ये ऐसे वाले नॉन पोलर है, कोई कंडीशन ही नहीं है जहां पे चार्ज क्रिएट हो जाए। समझ गए। तो इसीलिए इन तीनों में अगर क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑप्शन देगा ऐसे CO2, O2, HCl, और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन या हैव हायर सॉल्युबिलिटी देन, जो भी कुछ एग्जांपल दे रहा होगा, ठीक है। तो CO2 क्या मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2 एंड H2। इसी पॉइंट को घुमा फिरा के वापस लिखा है, O2 एंड H2 आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर्ड टू CO2। समझ गए। तो इन तीनों में कैसे देखोगे फिर, ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको थोड़ा बहुत ऐसा बना लेना ताकि तुम लोगों को याद रहे कि भले ही नॉन पोलर है तीनों, लेकिन इस कंडीशन की वजह से ये ज्यादा सॉल्युबल है इन दोनों में, तीनों में से अगर कंपेयर करवाऊंगा तो। ये पॉइंट क्लियर है सॉल्युबिलिटी वाला, ठीक है। अगर यहाँ तुम लोगों को बनाना है ना, ठीक है, पोलर नॉन पोलर वाले डब्बे बनाते रहना। ये अगर वाटर है तो वाटर में
पोलर सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर नहीं होगा सॉल्युबल। क्लियर है? चलो अगला, फर्स्ट पॉइंट खत्म सॉल्युबिलिटी का, कि सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, जो भी गैस आ रही है उस पे और जिस चीज के अंदर घुल रहा है उस पे। ठीक है, चलो अगला टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं, तुम लोग एक रियल एग्जांपल लेके देखो। मैंने जब फ्रिज से एक बॉटल निकाली है, ठीक है, कोई भी एरेटेड ड्रिंक की, ठीक है, जिसमें CO2 अच्छे खासे हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड थी, जैसे कोको कोला की बॉटल निकाली है, ठीक है, एक ये ठंडी बॉटल निकाली है, एक ये उस बॉटल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया, गर्म कर दिया, तो किसमें वो CO2 गैस जल्दी बाहर आ जाएगी? सुन लो यार, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फ्रिज से 2 बॉटल निकाली है, ठीक है, दोनों कोको कोला की बॉटल है, दोनों में हाई प्रेशर पे CO2 कंप्रेस्ड है। एक बॉटल को मैंने नॉर्मल रख दिया टेबल पे, एक को मैंने रखा है गैस के ऊपर और ढक्कन दोनों के खोल दिए हैं, ठीक है, तो ऊपर दोनों में प्रेशर तो कितना है, 180 ही लग रहा है, तो रोकने वाली पावर तो सेम होगी उस CO2 को, जो CO2 अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही है, उसको रोकने के लिए दोनों में 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये पॉइंट तो हट गया। एक में मैंने अलग से कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, एक में मैंने क्या किया है, गैस पे चढ़ा दिया है, तो गैस पे चढ़ा दिया है तो गैस से उसको एनर्जी मिलेगी ना CO2 के मॉलिक्यूल को, तो CO2 के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो बहुत जल्दी भागने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी बाहर आ जाएंगे ना। या फिर ये बोलते हैं कि कोई भी कोक या कोई भी कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं ना कि जल्दी ठंडी है तब तक पी लो, वरना फिर कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सारी CO2 मतलब बाहर आ जाएगी। जैसे तुमने ढक्कन ओपन किया, एकदम से वो जो ये फिज वाली आवाज आती है ना, वो इसीलिए जो कि पूरी CO2 कोशिश करती है बाहर आने के लिए। जैसे ही ऊपर का प्रेशर तो कम था, 1 एटमॉस्फेयर है, और ढक्कन के अंदर जो उन्होंने प्रेशर में रख रखी वो हाई प्रेशर में थी, जैसे ढक्कन ओपन किया हाई प्रेशर से एकदम से लो में चली गई, लेकिन जो अंदर घुली हुई थी ना फिर भी वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। या फिर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बोतल को शेक नहीं करना चाहिए, है ना, तो अगर बहुत ज्यादा भी तुमने ऐसे शेक किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गर्म होगी बॉटल, तो CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रहा है ना। अरे यार, जो गैस सॉल्युबल थी पहले से उसकी सॉल्युबिलिटी तो कम हो रही है ना अब। आया कुछ समझ में? ठीक है, जुबैर उठ जा। ठीक है, लेकिन ये चीज सॉल्यूट के लिए जब अपना सॉल्यूट सॉलिड होगा उसके लिए गलत हो जाएगी। जैसे शक्कर है, शक्कर को घोल रहा हूँ पानी में, तो जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा घुलेगा। तो मैंने देखो एक साइड दोनों साइड पानी लिया है 2 बीकर में, एक में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने CO2 कंप्रेस करके रखी है बहुत हाई, अंडर हाई प्रेशर पे, एक में मैं बोल रहा हूँ मैंने शक्कर डाल दी है और दोनों को गर्म कर रहा हूँ। तो किसमें जो सॉल्यूट मैंने डाला है वो ज्यादा घुलेगा? शक्कर वाले में सॉल्यूट ज्यादा घुलेगा ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे शक्कर घुलेगी, और इधर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वो जितने भी एयर अंदर कंप्रेस्ड थी सब बाहर आ जाएगी। क्लियर है? तो जब गैसेस इन लिक्विड की बात करता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। जब सॉलिड इन लिक्विड की बात करता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये चीज़ें सबके लिए अलग अलग होगी, तो अपने इस हेडिंग के हिसाब से ही याद रखना। ये हमेशा के लिए नहीं रटना है कि यही होता है। गैसेस इन लिक्विड के लिए ये होगा, सॉलिड इन लिक्विड के लिए चीज़ें अलग होगी, लिक्विड इन लिक्विड के लिए अलग होगी। फिर लिक्विड इन लिक्विड में वो पूछेगा पोलर है, नॉन पोलर है, अदर फैक्टर्स आएंगे तुम्हारे बहुत सारे। क्लियर है? तो अपन यहाँ पे गैसेस इन लिक्विड वाली चीज़ पढ़ रहे हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अंदर गैस सॉल्युबल नहीं रहेगी ना, कोई भी सोडा की बात कर लो। क्लियर? एफ डिवोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कुछ नहीं है वो देखो अब इसका जो एग्जैक्ट रीजन है ना ये तो अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अब वो जो प्रोसेस है ना वो खुद ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट रिलीज कर रहा है। तो अगर कोई प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है और तुम उसको और हीट दिए जा रहे हो तो वो तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो ना। नहीं समझे? अगर कोई प्रोसेस हो रही है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, और वो प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है कि वो प्रोसेस बाहर हीट रिलीज करने की कोशिश कर रही है,
और उसमें तुमने और आग लगाई, ठीक है, या उसको और हीट पे रखा, तो उसका टेम्परेचर तुमने और बढ़ा दिया। वो पहले से ही कोशिश कर रहा है अपनी हीट बाहर निकालने की, तुमने उसको और हीट दे दी, तो वो तो प्रोसेस के अगेंस्ट में काम कर रहे हो ना तुम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी फिर कम ही होगी। लेकिन अगर कोई प्रोसेस ऐसी होती फॉर एग्जांपल जो एंडोथर्मिक है, जो आसपास से एनवायरनमेंट या मॉलिक्यूल्स की हीट को खींच रहा है, तब जाके सॉल्यूशन बन रहा है, और उसमें अगर मैं हीट दूंगा तो उसको तो हीट चाहिए ना, एंडोथर्मिक है, वो खींच रहा है हीट सारी, तो उसको अगर मैं हीट दूंगा तो उसके लिए तो फायदेमंद ही है, समझ में आया ना। तो कोई भी अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसको हीट दूंगा तो उसके साथ साथ मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई एक्सोथर्मिक है, वो खुद ही हीट रिलीज कर रहा है, और उसमें अगर मैं और हीट दिए जा रहा हूँ, तो वो तो उसके अगेंस्ट में हो गया, ठीक है। तो वही लिखा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर कोई होती है, एंडोथर्मिक मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने वाली है आसपास से, और उसमें हीट दूंगा तो उसका तो फायदा है, वो उस हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी करवा देगा रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट को खुद ही रिलीज कर रहा है बाहर, उसमें तुम एनवायरनमेंट से और हीट दिए जा रहे हो फालतू में। तुम हीट दोगे, उसको तो हीट बाहर फेंकनी है ना, तो उसको फालतू का काम करना पड़ेगा। और तो एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम। समझ में आए सभी को, ठीक है। ये पढ़ा। अब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, तो कोई भी चीज कम होती है तो ग्राफ नीचे ही आएगा। सॉल्युबिलिटी कम, देखो ये 0 होगा, ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना इधर, यहाँ सॉल्युबिलिटी ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। यहाँ पे तो अपना यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे आ रहा है ना, तो पहले इतनी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, इतना, यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ा दिया, यहाँ और बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। क्लियर। और एक टाइम आएगा कि फिर एक लिमिट आ जाएगी, तुम टेम्परेचर कितना भी बढ़ाते रहो, कितना भी कुछ कर लो, चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज़्यादा फिर नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो इसीलिए ग्राफ ऐसा है, ना कि डायरेक्टली ऐसा। जैसे कोई भी चीज़ को फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो चलो गैसेस वाली बात हो रही है, तुम वो शक्कर वाला एग्जांपल लेके देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर मैं पानी को गर्म करके शक्कर डालूँ, बहुत जल्दी घुल जाएगी। जैसे जैसे शक्कर का अमाउंट बढ़ाते जाऊँगा, टाइम लगेगा उसको फिर घुलने में। ये जो समझ में आती ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है कि जैसे हीट बढ़ाई घुलना ज़्यादा, और हीट बढ़ाई घुलना और ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है। हीट बढ़ाओगे और अगर सॉलिड बढ़ाते गए तो एक कर्व में बढ़ेगी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि बस जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया उसके डबल रेट से बढ़ जाएगा घुलना, ये नहीं होता। क्लियर है। तो इसीलिए ग्राफ कैसे जा रहे हैं, ऐसे, या सॉलिड में जाएगा तो ऊपर जाएगा। क्लियर है सभी को है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर और ये वाला सेकंड पॉइंट कवर है अपना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इधर देखो बेटा, इस चीज़ को ढंग से सुन लेना, हेनरीज लॉ वाले को, ठीक है, वरना आखिरी में कंफ्यूजन करेगा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर मेरे को कोई गैस सॉल्युबल करनी है कोई लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड का ही बीकर होगा मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर कोई गैस सॉल्युबल करनी है तो ऊपर से अंडर हाई प्रेशर मुझे उस गैस को रखना पड़ेगा। बहुत हाई प्रेशर होगा तब जाके वो पानी के अंदर या अपने सॉल्वेंट के अंदर जा पाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ऊपर से जो प्रेशर लगा रहा हूँ उस पर ना। और प्रेशर पूरी गैस का नहीं, मेरे को फॉर एग्जांपल मैंने बोला है ऑक्सीजन को, मेरे को ऑक्सीजन CO2 को मेरे को सॉल्युबल करना है किसमें, पानी के अंदर, ठीक है। ये बीकर है, इसमें पानी भरा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है क्लोज बीकर है यार, ठीक है, ये क्या नली है। क्लियर। अब यहां से क्या आ रही है, एयर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसका प्रेशर बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर दिया। नॉर्मली एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे रहा तो 1 ATM लगेगा, उस पर तो कोई चीज़ घुलेगी नहीं 1 ATM पे। या नॉर्मल पानी रखा है तो कोई चीज़ घुल रही है क्या, नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे एक पाइप को जोड़ के और मशीन से या मोटर की मदद से हाई प्रेशर पे एयर मारता हूँ इस पर, तो वो एयर घुलेगी अंदर, ठीक है। अब एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, O2 है, CO2 है, N2 है, बहुत सारी अदर गैसेस होगी, तो उनमें से कौन सी चीज़ घुलेगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो चीज़ घुलेगी उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रेशर पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एयर है, तो एयर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी ना,
CO2 होगी, N2 होगी, O2 होगी, और कोई एक गैस का नाम बता दो जो एयर में, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इधर वाली, ठीक है, पॉल्यूशन वाली, बट वो नॉर्मल एयर में तो क्या ही होगी, समझ गया ना। बट ये अलग अलग एयर का प्रेशर लगा रहा हूँ, तो अब इस पानी के अंदर N2 घुलेगी, O2 घुलेगी, CO की CO2, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इनके इंडिविजुअल प्रेशर पे। अगर CO2 ज़्यादा घुल रही है मतलब क्या है, CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, N2 घुल रही है तो N2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, O2 घुल रही है मतलब O2 का प्रेशर ज़्यादा, और CO घुल रही है मतलब CO का प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी घुल रहा है। कोई गैस अगर नहीं घुल पा रही है तो उसका प्रेशर कम होगा, और भी रीज़न हो सकते हैं ना, और रीज़न क्या होंगे, या तो नॉन पोलर होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, पोलर नॉन पोलर वाला पड़ा है, तो पानी तो पोलर है, तो इनमें से जो ज्यादा पोलर होगा उसको ज्यादा चांस होंगे अंदर घुलने के, ठीक है। सेकेंड चीज, फिर टेम्परेचर तो मैंने इसका फिक्स कर दिया अभी, तो सबके लिए वो तो बराबर है ना, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है फिर अभी टेम्परेचर का। तीसरा क्या आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसमें हर एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, CO2 का कितना प्रेशर होगा, तो CO2 घुलेगी ज्यादा होगा तो N2 का ज्यादा होगा तो N2 घुलेगी, O2 का ज्यादा होगा तो O2 घुलेगी, ये समझ में आया। तो कोई भी गैस सॉल्युबल कितनी है लिक्विड में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर, मतलब एक इंडिविजुअल कोई भी गैस का प्रेशर, ओवरऑल पूरी एयर में 5 अगर अलग अलग गैस है तो उसमें से कोई एक का सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पार्शियल बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट ओवर द सॉल्वेंट, समझ में आया सभी को। फिर पार्शियल प्रेशर चेंज कैसे हो जाता है, तो हमेशा सेम ही रहना चाहिए पूरी हर गैस। यहाँ से बाहर से मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाऊंगा ना, तो फिर वो सब पे लगना चाहिए ना, पूरी एयर पे लगना चाहिए, एक पे ऐसा। देखो अगर पूरी एयर पे लगता भी है जो तुम बोल रहे हो कि ठीक है, जैसे मैंने एयर का प्रेशर यहाँ बढ़ाया, ठीक है, अब जरूरी क्या मैं एयर ही दूं हमेशा, नहीं ना, मैं CO2 ही पंप कर रहा हूँ सीधा, तो CO2 का ही प्रेशर बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। बस ऐसे करके, मतलब जो भी गैस मुझे सॉल्यूबल करनी है उस पर्टिकुलर गैस का अमाउंट या उस पर्टिकुलर गैस का कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए गैस के ऊपर, ज्यादा होगा तो ज्यादा घुलेगा, क्लियर है। ये पॉइंट हुआ है। इसकी सेकंड डेफिनेशन, पहला समझ में आया सबको अच्छे से कि 2 लेयर है, एक नीचे पानी है, ऊपर हवा है, हवा में जो भी अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा होगी उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, उसका प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी अच्छे से घुलेगी लिक्विड के अंदर, क्लियर है सभी को। इसी का हाँ पहला है पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसी का सेम, कि जो भी गैस ऊपर प्रेजेंट है ना वो गैस अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा मान लो। अगर मान लो अंदर पहले से ही वो गैस ज़्यादा है तो वो चीज़ नहीं घुलेगी ना, ये वो वाली चीज़ हो जाती है डिफ्यूजन वाली, कि एक साइड कोई चीज़ ज़्यादा एक साइड कम है तो कम ज़्यादा से कम की साइड जाता है ना। अगर दोनों साइड ही बराबर है तो फिर और मुश्किल होगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले से अंदर बहुत ज़्यादा CO2 है और मैं बोल रहा हूँ और ज़्यादा CO2 मेरे को रखना है तो बहुत मुश्किल है वो, ये जो समझ में आई। तो अंदर किसी भी चीज़ का अमाउंट नापने के लिए अपन मोल फ्रैक्शन वाली चीज़ देखते हैं। जैसे देखो एयर में वही चीज़ बोलूँगा तो क्या बोलता हूँ, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। वही चीज़ अगर सॉल्वेंट में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, मोल फ्रैक्शन। CO2 अंदर मान लो मैं बोल रहा हूँ पहले से कुछ घुली है तो कितने CO2 के मोल अपॉन टोटल मोल पूरे पानी के, मतलब उसमें जो जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो सबके मोल और ऊपर किसका, CO2 का मोल। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन इसमें, और ऊपर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये चीज समझ में आई। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही फिर चीजें कम घुलेगी ना। देखो इस चीज को फॉर्मूले से जाओगे तो गलत पढ़ोगे, इसीलिए बता। देखो सॉल्युबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन लिक्विड पे। अब डायरेक्टली इनवर्सली नहीं लिखा है इसने, सिर्फ डिपेंड करेगी लिखा है, ये बोल रहा हूँ। यहाँ मैंने डायरेक्टली का साइन नहीं बनाया है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये नहीं दिया है, ठीक है। और एक और क्या था, हाँ डायरेक्टली इनवर्सली कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इतना बोला है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड में। 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो ऊपर प्रेशर कितना है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, उस पर डिपेंड करती है।
सेकंड किस चीज पे डिपेंड करती है, पानी के अंदर उस चीज का पहले से अमाउंट कितना है उस पर। पहले से ज्यादा अमाउंट है तो कोई मतलब ही नहीं, फिर सॉल्युबल कम होगी। पहले से कुछ भी नहीं है तो बहुत जल्दी घुल जाएगी। ये समझ में आया ना, मोल फ्रैक्शन पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है पहले से तो बहुत जल्दी घुलेगा। पहले से बहुत सारा भरा हुआ है तो फिर कम घुलेगा। और फर्स्ट फैक्टर क्या था, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ऊपर, तो यहाँ डायरेक्टली लगाया है, यहाँ नहीं लिखा है। ये समझ में आया? ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी, चलो अब ये पढ़ लो। सॉलिड और लिक्विड होगा तो वो पहले से ही कंप्रेस्ड है तो उनका कंप्रेशन से फिर मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे ऊपर गैस है तो गैस को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, सॉलिड या लिक्विड को नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूट कैपेबल फॉर कंप्रेशन, ये चीज ठीक है, बेसिक में आती। ये जो अपन ने अभी चीज बताई ना, ये बीकर के अंदर पानी, तो इसमें किस चीज का फर्क पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन का। और यहाँ किस चीज का फर्क पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर का। तो अगर यहाँ पे किस चीज का रहेगा, पार्शियल प्रेशर, यहाँ किस चीज का रहेगा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो भाई अब ये जो चीज है ना, कोई भी गैस पानी में सॉल्युबल हो रही है, उसको बोलते हैं, उसके जो दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर दिए थे हेनरी ने, तो इस चीज को बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली तो बताया ना, पार्शियल प्रेशर में है, जितनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबल। इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ऊपर, अंदर नहीं, अंदर तो फिर मोल फ्रैक्शन मैंने बोल दिया है, अंदर पार्शियल प्रेशर नहीं बोलूंगा। ठीक है, ऑफ द ओवर द सॉल्यूशन एट डेफिनेट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो फिर चीजें उल्टी पुल्टी हो जाएगी, एक्वोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है क्या है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे तुमको याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये भी याद रखना ना। ये समझ में आया क्या था? ये जो वही लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर कितना सॉल्युबल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। क्लियर है? वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, जब थ्योरी के पॉइंट आएंगे ना, बहुत गलत करते हैं यहाँ पे अपन। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली नहीं लिखा है, याद रखना, सिर्फ लिखा है डिपेंड्स ऑन द, solubility depends on the mole fraction of gases in liquid. Solubility depends on the mole fraction of gases in liquid. पहले से अगर मोल ज़्यादा है तो soluble होने के चांस कम है, और पहले से कम है तो बहुत जल्दी खुल जाएगा। क्लियर है चीज़? क्योंकि यहाँ पे, चलो ठीक है, अब ये वाला जो लिखा है ना इसने, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो ये m किस चीज़ को मतलब डिफाइन कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को कर रहा है, याद रखना है ना। उसने m लिखा है, बुक में यही लिखा है, इसीलिए बुक में m ही लिखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हेनरी वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वो m ही लिखा है उसने, तो ये चीज मैं तुम लोगों को अभी अगले बोर्ड पे इसका कंटिन्यूशन पार्ट लिखा रहा हूँ, m1 बाय m2 इक्वल, तो वहाँ m1 m2 क्या है वो लिखवा देता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एट प्रेशर P1 इज m1, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एट प्रेशर P2 इज m2। तो सॉल्युबिलिटी है वो m, ना कि मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये नहीं है। ठीक है, बुक ऐसे ही लिखती है और ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर तुम यहाँ पे पता है इसको मान लोगे ये मोल फ्रैक्शन। वैसे तो मोल फ्रैक्शन को x से लिखते हैं, बट फिर भी या तो मोल फ्रैक्शन मानोगे या मोलैलिटी मानोगे, और उससे फिर चीज़ें गलत करोगे क्योंकि मोलैलिटी का इसमें कुछ बोले ही नहीं है। क्लियर है? ये रब कर रहा हूँ मैं उधर वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ अब तक रहने देता हूँ, ये वाला बेटा फोटो ले लो सारे इधर। देखो, सो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोई एक बीकर बनाया था, कहाँ गया, गायब हो गया, ये रहा। ठीक है, बीकर में ये कोई सॉल्वेंट है अपने पास। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि गैस को इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल करना है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मेन दो फैक्टर है। ठीक है, टेम्परेचर वो सब हटा दो, गैसेस के फैक्टर से देखो तो एक तो कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है उस पर्टिकुलर गैस का, ये समझ में आता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर गैस का
प्रेशर कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक है अंदर मोल फ्रैक्शन दो सेम गैस का, ठीक है, अंदर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। तो अपन ने दोनों डेफिनेशंस देख ली थी, इसको 1 पॉइंट डाल देना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है उसमें जो भी अपने को घोलना उस पर्टिकुलर का प्रेशर, सिर्फ एक इस पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड क्या था, डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दो चीजें, तो फर्स्ट पॉइंट जो था उसका आगे का प्रोसेस उधर लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट का पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा था मैंने m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल टू kh इंटू p। तो ये m ना तो तुम्हारा मोलरिटी है, ना मोलिलिटी है, ना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये m क्या है, सॉल्युबिलिटी है। बुक में उसने सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया तो मैंने भी ऐसे ही किया है, वरना अपन लिखते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। तो इस m को यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस लिख लेना एरो करके, ये m सॉल्युबिलिटी है, यहीं के यहीं लिख लेना तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। उसी पे एरो करके लिखना, साइड में लिखोगे तो वो m देखते से मोलिलिटी लगता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, डायरेक्टली हटेगा तो kh आएगा। kh सिर्फ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मेन हेनरी कांस्टेंट उधर बोला गया है, यहाँ पे इसको हेनरी कांस्टेंट नहीं बोला है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा है, क्लियर है। चलो, ये ग्राफ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ रही है, जितना ज्यादा ऊपर पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, खुलेगी चीजें, तो भाई ग्राफ सीधा जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर वाला ग्राफ थोड़ा कर्व था और नीचे स्लोप में था, ये ऊपर है, ठीक है, और डायरेक्टली में देखो। अब ये वाला जो KH है ना, कौन सा वाला, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल टू kh इंटू p, KH जो कांस्टेंट आया था, ठीक है, वो KH किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस है सॉल्वेंट पे, कि जो भी गैस है उस पर डिपेंड करेगा, जिसमें घुलना है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पोलर नॉन पोलर देखना पड़ेगा ना, कौन पोलर है, दोनों ही पोलर होंगे तो बहुत अच्छा, दोनों ही नॉन पोलर है तो बहुत अच्छा, अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तो फिर दिक्कत है, कम सॉल्युबल होगा। तो नेचर ऑफ गैस मतलब सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब वही वाटर, और टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ये तो तीन चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर और यूनिट्स ऑफ प्रेशर ये भी याद रखना, अगर पॉइंट आता है कि प्रेशर की यूनिट पे डिपेंड करता है कि हाँ, ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर भी साथ में याद रखोगे। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल टू kh इंटू p, यही था ना, kh इंटू p, और m सॉल्युबिलिटी है, याद रखोगे, ठीक है। तो जब यहां से क्वेश्चन पता है कैसा आता है कि एक गैस देखो, फॉर एग्जांपल कोई CO2 है, CO2 इतने प्रेशर पे सॉल्युबल है, मतलब CO2 डायरेक्टली मतलब CO2 की सॉल्युबिलिटी भी दे रखी है और पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे CO2 कितनी सॉल्युबल है। अगर मैंने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछता है। देखो, CO2 का पार्शियल प्रेशर दे दिया, इतने पार्शियल प्रेशर पे इतनी CO2 सॉल्युबल है। अगला पॉइंट लिखेगा, अगर मैंने पार्शियल प्रेशर को बढ़ा के इतना कर दिया, कुछ भी x का y जो भी, ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा m1/m2 इक्वल टू p1/p2। पहले सॉल्युबिलिटी कितनी थी, कितने प्रेशर पे, अब प्रेशर अगर कुछ चेंज किया तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब अगर सॉल्युबिलिटी इतनी हो गई तो प्रेशर कितना रहा होगा, समझ गए। तो ऐसे इससे क्वेश्चन आते हैं ये, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नोन एट वन पर्टिकुलर प्रेशर देन वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर एट मतलब सॉल्युबिलिटी एट अनदर प्रेशर या वैसे वर्सा। क्लियर है ये चीज। ये फॉर्मूला से यहाँ पे क्वेश्चन आता है तुमको कि एक का देगा और दूसरे का पूछता है। m1 क्या है, सॉल्युबिलिटी एट प्रेशर P1, m2 क्या है, सॉल्युबिलिटी एट प्रेशर P2। ये समझ में आता है। तो यहाँ से सिर्फ इसी से क्वेश्चन आएगा बस। ये अपना क्लियर है ना, ऊपर गैस वाला पोर्शन। अब आएंगे मोल फ्रैक्शन वाले पोर्शन पे जो लिक्विड के अंदर है उस पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसने लिख दिया है, लेकिन इफ डायरेक्टली का मतलब तुम लोग ढंग से समझो। एक्स क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अगर ज्यादा होगा, वाइस वर्सा कर लो इसको, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जितना ज्यादा है उतने ही ज्यादा मोल अंदर होंगे ना। जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा उतने ज्यादा अंदर जाएंगे, सॉल्युबल होगा।
तो मोल अंदर बढ़ेंगे ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे अंदर सॉल्यूशन के, मतलब सॉल्वेंट के अंदर। तो वही लिखा है। इसको देखो डायरेक्टली वाले साइन से मत समझना, थोड़ा बहुत ये वाला कन्फ्यूजन होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर पहले से ही गैस है तो कम सॉल्युबल होगा, ये जो समझ में आ रही है ना, पहले से कोई गैस प्रेजेंट है या वही गैस का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, तो मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कम सॉल्युबल रहेगा, उतना नहीं हो पाएगा एज कम्पेयर टू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो समझ में आती है, सिर्फ पानी ले लिया, अंदर CO2 बिल्कुल नहीं है पानी के, ऊपर से पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी सॉल्युबल होगी। अगर पहले से ही इस पानी के अंदर CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, मतलब कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, अब अगर CO2 का प्रेशर लगा रहा हूँ तो कंपेयर टू प्योर वाले के कम सॉल्युबल होगा। क्लियर है? तो ये जो डायरेक्टली लिखा है इसको डायरेक्टली ऐसे मत सोचना कि ये बड़ा है तो ये बड़ा, ये कम, वो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जितना ज़्यादा ऊपर से गैस का प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा अंदर चीज़ें उतनी ज़्यादा धीरे धीरे सॉल्युबल होती जाएगी। ये तो समझ में आता है। तो वही वाइस वर्सा में लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ज़्यादा लगेगा सॉल्युबल करने के लिए। देखो इन्वर्स में पढ़ोगे तो चीज़ें देखो है सेम। अब ऐसे पढ़ता हूँ, मोल फ्रैक्शन अगर पहले से ही ज़्यादा होगा अंदर तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगेगा घोलने के लिए, ये समझ में आता है। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, अगर मोल फ्रैक्शन पहले से ही ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगेगा घोलने के लिए। अब उल्टा पढ़ता हूँ इसको, पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन फिर ज़्यादा बढ़ेगा अंदर। ये चीज़ समझ में आई? दोनों ऐसे पढ़ूँगा तो कैसे और ऐसे पढ़ूँगा तो कैसे, तो वही चीज़ लिखी है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। लेकिन जब ये सॉल्व करने के लिए फार्मूला डिराइव करता है तो इसको पहले रखता है फिर इसको रखता है, ठीक है। क्योंकि देखो अपने पास क्यों ही किसी चीज़ में पहले से सॉल्युबल है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल करूँगा। तुम ऐसा सोचो ना, पानी रखा है मेरे पास, पानी सिर्फ H2O है, उसमें कुछ नहीं घुला है, उसमें अगर मेरे को CO2 घोलनी हो तो पहले ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा ना, तब जाके CO2 अंदर जा पाएगी और तब जाके उसके मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो पहले मैंने क्या आगे कौन सा यूनिट या कौन सी डिजिट क्या कौन सा लेटर आगे रखूँगा, पार्शियल प्रेशर, फिर उस पर डिपेंड करेगा ना मोल फ्रैक्शन। रीड में उल्टा भी कर सकता हूँ कि ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो तो बाद में आएगी ना कंडीशन कि ये एक लिमिट तक बढ़ गया तो फिर पार्शियल प्रेशर मेरे को और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ पानी था तो ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तभी मोल फ्रैक्शन अंदर जा पाएंगे। तो वही इसको ऐसे लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन अंदर बढ़ेंगे, और इसी से याद रखोगे। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इस साइड लिखते हैं ना हमेशा कांस्टेंट, तो KH इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ये करते तो फॉर्मूला पूरा उल्टा हो जाएगा, पता है। एक्स इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, एक्स इज इक्वल टू KH इंटू पी हो जाएगा। तो वो KH इंटू पी और KH इंटू एक्स बहुत फर्क है फिर, क्योंकि इनवर्स में चले जाएगा तो फिर सारी कैलकुलेशन गलत आएगी ना तुम्हारी। KH की कुछ वैल्यू दे दी है, एक्स की कुछ वैल्यू दे दी और पी पूछा है, तो यहाँ करोगे तो गलत आ जाएगा, मतलब उल्टा आएगा, और यहाँ करोगे तो फिर उल्टा आ जाएगा। तो दोनों में से कौन सा याद रखना है? ये वाला। और इसको कैसे याद रखोगे? बीकर है प्योर वाटर का, पहले पार्शियल प्रेशर लगाऊंगा तब जाके वो गैस पानी के अंदर जा पाएगी ना धीरे धीरे, तो पानी के अंदर बाद में मोल फ्रैक्शन बढ़े ना, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये याद रखोगे। लेकिन डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन कैसे आती है? ऐसे, मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अगर पॉइंट देगा कि व्हाट इज हेनरीज लॉ तो वो ये पॉइंट देगा, लेकिन फॉर्मूला जब आता है तो वो ये आता है। ये बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपने को डेफिनेशन पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो अपन यही करते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एम इज इक्वल टू KH इंटू पी, ये कर देते हैं। समझ गए? तो जो डेफिनेशन से ये आ रहा है ये नहीं होता ऐसा। क्लियर है? ये कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए इसके क्वेश्चन गलत जाते हैं बहुत। सेम ही है वैसे तो, लेकिन उसने लिखा उसको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देखो हेनरीज लॉ ने 2 पॉइंट दिए थे, ये चालू कर दिया ना, वो तो ठीक है कोई बात नहीं। चालू है, रुका तो नहीं, ठीक, कॉल तो आते रहेंगे। चलो हाँ,
ये जो केस तुम बोल रहे हो ना, ये केस सेम ही है, क्योंकि हेनरी लॉ ने चीज़ों को दो तरीके से बताया था, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस से और एक मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी अंदर सॉल्युबल हो रहा है। तो पहले वाले से उसने ये बताया, दूसरे वाले से उसने ये बताया। तो जो अपने सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहाँ से आएंगे, लेकिन जो कंपेयर करने वाले आएंगे वो यहाँ से आते हैं। तो दोनों चीज़ों को अलग ही रखना और अलग ही याद करना, वरना बाद में बहुत कन्फ्यूजन होगा। ये रखोगे तुम लोग कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इंटू P, ये नहीं होता, लेकिन अपना ये है KH इंटू X। या फिर कुछ याद नहीं रह रहा ना, तो ऐसे याद कर लेना, X लेटर ऐसे बनता है ना ये, और ये क्या मोल फ्रैक्शन है, और K भी तो ऐसे दिखता है, तो ये दोनों सेम साइड आएंगे, ये और K भी तो ऐसे ही ना यार, ये देखो ना, ठीक है। तो ये सेम साइड आएंगे दोनों, और P अलग ही साइड आएगा। तो P इज इक्वल टू दोनों सेम साइड वाले एक साथ रख देना, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो यही फॉर्मूला याद रखोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हेनरीज लॉ पूछे फॉर्मूले के फॉर्म में तो ये है, डेफिनेशन पूछे तो फिर ऊपर वाली है, ये कुछ भी नहीं है, इससे फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्लियर है? चलो, ये क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन, और केज क्या है, हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरी ने दिया था तो जो कांस्टेंट आया उसको उसके नाम पे कर दिया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है। अब केज का ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि केज यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग लिक्विड के लिए या कंडीशन चेंज करने पे केज भी पलट जाता है, क्योंकि है क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है ना। जैसे सी है, सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फिक्स है। ये भले ही कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, ये कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है। तो कौन कौन सी कंडीशन पे डिपेंड करता है, पूछता है फिर वो कि कांस्टेंट है और फिक्स नहीं है, तो क्या करूँगा कि चेंज हो जाएगा। तो पहला तो है कि KH इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर जगह अप्लाइड नहीं है। तुमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट या गैस चेंज किए, कुछ भी टेम्परेचर बढ़ाया कम किया तो पलट जाएगा वो। तो कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर से चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH भी फ्लिप होता है। KH इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH भी बढ़ता है। ये समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये याद कर लेना सीधा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH भी बढ़ेगा। ठीक है। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, या फिर इसको ऐसे याद रख लो, अगर KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम। देखो फॉर एग्जांपल उसने दिया कोई दो गैस दे दिए तुम लोगों को, एक CO2 दे दिए, एक O2 दे दिए, और दोनों के KH की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, दोनों जब सॉल्युबल हो रहे हैं तो उसके KH की वैल्यू दे रखी है, और पूछ रहा है कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो देख लेना, जिसके KH की वैल्यू ज्यादा वो कम सॉल्युबल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल O2 के लिए मैंने KH कितना दिया है तुमको, 2 दे दिया है। ठीक है। CO2 के लिए मैंने KH दिया है 3.6 अज्यूम कर लो। अब मैं पूछ रहा हूँ दोनों में से कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, तो कौन सी ज्यादा होगी, जिसका KH ज्यादा वो कम सॉल्युबल, तो जिसका KH कम वो ज्यादा सॉल्युबल, तो कम किसका है, O2 का। तो O2 इज मोर सॉल्युबल देन CO2। वैसे उल्टा है ना, रुको यार तुम लोग रट लोगे इसको CO2 कर लो, इसको O2 कर लो। ठीक है। और यहाँ पे भी CO2 इसको कर लो, इसको O2 कर लो। अब वो पॉइंट भी सही है और एग्जाम्पल भी सही बैठ रहा है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होती है O2 के कंपेयर में, O2 और H2 के कंपेयर में। तो अब पॉइंट सही बैठ रहा है कि CO2 का KH मैंने 2 दिया है, O2 का KH 3.6 दिया है, तो जिसका KH कम वो ज़्यादा सॉल्युबल, तो CO2 इज मोर सॉल्युबल इन देन O2। क्लियर है? तो पॉइंट भी सही है और एग्जाम्पल भी सही है, तो ये तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है। KH इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर और देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज। इसके बाद एक पॉइंट और लिखना है तो लिख लो, KH इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, यही है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी?
गैस, कोई भी गैस अगर पानी में डिफॉल्ट है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी ना, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस कैसे हो रही है, मतलब उड़ रही है ना, मतलब गैस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो रही है और टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच बढ़ता है। तो टेम्परेचर केएच को एक ही मान लो, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ, और सॉलिबिलिटी को जस्ट अपोजिट में रख दो। तो इसको अगर लिखना है तो तुम इस फॉर्म में, वहाँ पे तो जगह नहीं बची, ये मिटा दूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंक्रीज टेम्परेचर तो सॉलिबिलिटी कम, जो भी है, ठीक है। और इंक्रीज टेम्परेचर मतलब इंक्रीज केएच भी होता है। तो इस पॉइंट को लिख लेना वहां पे। इंक्रीज टेम्परेचर से तो याद रहता है सॉलिबिलिटी कम, तो इंक्रीज टेम्परेचर जैसा ही है इंक्रीज केएच। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच बढ़ता है और सॉलिबिलिटी कम होती है, ऐसा है वो। इस पॉइंट को जरूर से ऐड कर लेना वहां पे, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया सभी को? फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यही रहेगा सॉल्व करने के लिए, ना कि x इक्वल टू के एच इंटू पी। ये मत कर देना, डेफिनेशन बोलेगा तो ये रहेगी। क्लियर? चलो, अब पूछता है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या हेनरीज लॉ हर जगह लगेगा? नहीं, उसकी कुछ लिमिटेशन है कि बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें एक एवरेज मीडियम पे रहेगी, तो ये चीज़ें वैलिड है। प्रेशर इफ नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर इफ नॉट वेरी लो, बहुत ज़्यादा मतलब कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द गैस डू नॉट केमिकली कंबाइन विद द सॉल्वेंट, ये चीज़ें, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर अपन बोल रहे हैं ना कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, अगर वो गैस रिएक्ट कर गई वाटर से और कुछ दूसरा मिक्सचर बना लिया तो फिर अलग नहीं हो पाएगी, है ना। तो मिक्स तो होनी चाहिए लेकिन रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ये समझ में आता है। केमिकली इनरिएक्टिव होनी चाहिए, तो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए जो भी गैस पहले तो उसमें डिवॉल्व कर रहे हैं। पता चला CO2 जो मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक में ऐड कर रहा हूँ वो घुल गई अच्छे से, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ कम करूँ वो नहीं उड़ पाएगी बाहर, समझ गया ना। और यही एक रीज़न है पता है कि जो सारी बॉटल्स फ्रिज में रखी जाती है, जितने भी एरेटेड ड्रिंक की बॉटल है सारी फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो गैस ज़्यादा सॉल्यूबल रहेगी। अगर बाहर रख दूंगा इतनी गर्मी में, गर्मी पड़ती है ना अच्छी खासी, ठीक है, हाँ वही, तो 40-45 डिग्री तक रहता है, तो 40-45 डिग्री तक अगर बाहर रख दी हो बॉटल तो हाई टेम्परेचर पे वो गैस कम सॉल्यूबल रहेगी, तो उड़ जाएगी। इसीलिए फ्रिज के अंदर रखते हैं कि ठीक है वो जो गैस हाई प्रेशर पे डिजॉल्व थी वो डिजॉल्व ही रहे। तो इसीलिए या तो बॉटल को शेक करने पे वो बाहर आ सकती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर धूप में भी रख दिया तो टेम्परेचर की वजह से गैस बाहर आ सकती है। तो प्रेशर नॉट टू हाई, टेम्परेचर नॉट वेरी लो और गैसेस डू नॉट केमिकली कंबाइन, याद होना चाहिए तीनों। क्लियर है? चलो, ये इसके लिमिटेशन है। एप्लीकेशंस देखो, अब इसके यूजेस का है, एक तो शुरू से ही पढ़ रहे अपन बिवरेजेस, ठीक है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक या सोडा, ये तो कहाँ लिखा है कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड मतलब CO2 ऐड कर रहा है, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक कोको कोला जो भी तुम लोगों को लिखना उसमें। डीप सी डाइवर्स, देखो जो भी, ठीक है, जो भी गोताखोर होते हैं ना, डीप सी डाइवर्स हिंदी में अगर बोलो तो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अंदर। ये अभी थोड़े दिन पहले केस सुना था, सबमरीन पिचक गई थी, सबमरीन के अंदर बहुत कुछ, देखो कुछ बिलियनर लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग, ठीक है, वो एक्सप्लोर करने गए थे समुद्र के अंदर की कैसा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि समुद्र की डेप्थ अपन नहीं नाप पाए अभी तक कि कितना ज़्यादा गहरा है, वहाँ तक जा ही नहीं पाए। कोई ऐसी सबमरीन या मशीन नहीं बनी जो नीचे तक पहुँच जाए, एक लिमिट तक ही जा पाएगी, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, तो तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर के पहले मर गए थे वो? चलो कोई ना। तो पहले अभी एक केस आया था, उसमें ये हुआ था कि देखो यार, अब कोई अगर आने दो, कोई अगर बिलियनर है फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सबमरीन जो लेके जा रहा है समुद्र में बहुत ही लो क्वालिटी की लेके जाएगा, बहुत पैसा है तो बहुत बेस्ट से बेस्ट लेके जाएगा, कि जो भी अभी तक की एडवांस बनी होगी, ठीक है। बैठ के वो लोग गए, एक लिमिट से ज़्यादा नीचे चले गए तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है,
तुम लोग भी अगर कभी जिसको तैरना आता है, नहीं भी तैरना आता है, ठीक है, तो जब पानी के अंदर जाते हैं सबसे पहले पानी बाहर फेंक देता है, ठीक है। डूबने का ये रीजन रहता है कि अगर लंग्स में पानी भर गया तो डूबते हैं। मुंह बंद करके कभी कहीं भी कूद के देख लेना, एक बार तो बाहर आओगे, फिर अगर अंदर पानी गया तो फिर अंदर ही रह जाओगे। क्योंकि देखो लंग्स में एयर है, तो एयर हल्की होती है ना पानी से, तो लंग्स में अगर एयर है तो बॉडी तैर के बाहर आ जाती है, ठीक है। अगर पानी नहीं भरा है तो, और पूरा पानी भर गया तो फिर वो है कि डूबना पानी की वजह से होता है। तो सबमरीन का मैं बता रहा हूँ कि आसपास इतना ज्यादा पानी है कि हाई प्रेशर में पिचक जाता है वो पानी। जैसे तुम ऐसा समझो ना कि पूरा पानी भरा है, बीच में गुब्बारा रख रखा है, गुब्बारे के अंदर क्या है, एयर है, तो एयर तो लाइट होती है ना, पानी से तो लाइट होती है, तो इतना प्रेशर रहेगा कि वो एयर को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो अगर वो लोहे का चेम्बर है और लोहे के चेम्बर के अंदर एयर भरी है जिसके अंदर वो लोग घूम रहे हैं, ठीक है, प्रेशर इतना आएगा कि वो क्या करेगा, उस एयर को समुद्र के बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, तो पूरा पिचका देगा, ठीक है। तो कहीं जैसे ही थोड़ा बहुत भी कुछ क्रैक लगा उसमें, सारी एयर बाहर और पूरी मशीन पिचक जाएगी। तो ये उन लोगों के साथ भी था कि वो फिर वहीं मर गए थे, ठीक है। तो डीप, हाँ, इससे बता रहा था कि डीप सी डाइवर्स जो होते हैं ना, तो अपनी बॉडी में भी एयर है, ब्लड है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा एक लिमिट के नीचे कोई डाइवर अगर जाता है तो पानी के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, वो सीधा ब्लड, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन सांस कहाँ से लेते हैं, मुंह से, नाक से, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स सरफेस से भी लेते हैं। प्लांट में पढ़ते हैं कि पत्तियां भी सांस लेती है, उसके वो लेंटिसेल्स जो होते हैं बार्क पे, वो भी सांस लेते हैं। मतलब सरफेस की सारी सेल डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आके सांस लेती है प्लांट में, क्लियर है। तो अपनी बॉडी में ऐसा नहीं होता ना कि चमड़ी सांस ले रही है, होता भी हो तो पता नहीं, ठीक है। बट फ्रॉग में बोलते हैं क्यूटेनियस होता है, फ्रॉग की चमड़ी पूरी गीली रहती है तो वहां से एयर एक्सचेंज होता है। तो ये एयर एक्सचेंज अपने अंदर ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर सरफेस गीली रही ना तो कोई भी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, पता है। अगर सरफेस मॉइस्ट है ना तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसी भी चीज के इधर से इधर जाने की। समझ में आता है? ये नहीं आता तो अब ध्यान रखना, कभी भी कोई गीली चमड़ी या गीली सरफेस से अगर एक चीज को इधर से इधर पास करना है, कोई गैसियस सब्सटेंस को, तो आसान है कंपेयर टू ये ड्राई सरफेस। क्लियर है चीज? ठीक है। तो जब पानी के अंदर जाएंगे तो स्किन तो वेट हो ही जाएगी, ठीक है। तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड गैसेस है ना, पानी में O2 है, वाटर में होती है O2, और भी दूसरी गैसेस होती है, तो नाइट्रोजन या दूसरी जो गैसेस हैं वो डायरेक्टली उसके ब्लड के अंदर चली जाती है अगर ज्यादा अंदर तक चलेगा तो। अगर कोई डाइवर पानी में ज्यादा अंदर तक चलेगा तो उसकी सरफेस से, स्किन से डायरेक्टली उसकी ब्लड में, हाँ, मतलब जो भी वहाँ आसपास गैसेस हो गया, नाइट्रोजन का एग्जांपल देते हैं कि वो डिवॉल्व हो जाती है डायरेक्टली ब्लड में। और अगर वो एकदम से बाहर आ गया, जैसे होता है ना कि हाँ एकदम से आ जाते हैं बाहर ऐसे, ठीक है, तो ऐसे अगर बाहर आ रहा है ना बिना रुके, क्योंकि डाइवर्स को हमेशा बोलते हैं रुक रुक के बाहर आना चाहिए, थोड़ा ऊपर आओ फिर वहीं थोड़ी देर तैरो, फिर थोड़ा ऊपर आओ फिर वहीं तैरो, ऐसे करके आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली ऐसे आ रहा है कि हाँ ठीक है, जंप किया बहुत अंदर तक, फिर वहां से सीधा आया ऊपर बिना उसके, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि गैस धीरे धीरे स्किन से वापस बाहर होती जाए। देखो जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर कम होता जाएगा पानी का, तो धीरे धीरे गैस बाहर आएगी। अगर वो एकदम से आ गया तो गैस को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो वापस से पानी में जा पाए। और जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आया बाहर, तो अंदर हाई प्रेशर पे थी ना गैस, एकदम से बाहर आ जाएगी, तो उसकी पूरी चमड़ी पे छाले वाले हो जाते हैं और पूरा फिर मोस्ट प्रोबेबली डेथ ही होती है। क्योंकि देखो ना पूरी चमड़ी के अंदर गई है हाई प्रेशर से एयर, जैसे ही बाहर आ गया सारी एयर एकदम से फट के बाहर निकलेगी चमड़ी से, तो सारे मतलब पुस्टल्स या क्या बोलते हैं, छाले पड़ जाएंगे पूरी बॉडी पे, और इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि मर ही जाएगा फिर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इनमें ध्यान रखा जाता है डीप सी डाइवर्स में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, और समुद्र में जितना अंदर जाते हो हाई प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि पानी आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो कार्बोनेटेड बिवरेजेस, डीप सी डाइवर्स और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ऊपर के पहाड़ पे तुम जाते हो तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम, मतलब एयर में जो अमाउंट ऑफ गैसेस है वो कम है, ज़्यादा है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कम है, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते हो पहाड़ में बहुत ऊपर, बहुत सी लेवल होता है। सी लेवल मतलब ये समुद्र के जहाँ अपनी ज़मीन है, एक ज़मीन से पहाड़ आ गया, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाओगे
एयर का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, एयर का अमाउंट जैसे जैसे कम हो रहा है ना ऊपर, वैसे वैसे वहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा, वहाँ पे एयर में ऑक्सीजन कम होगी। तो बॉडी को फिर ऑक्सीजन चाहिए ना हर चीज़ के लिए, इतने ऊपर जाके चल रहे हो तो सांसें तेज़ होने लगती है, एकदम सांस फूलने लगती है ऊपर जाते जाते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है एयर में, ऑक्सीजन कम है तो बॉडी क्या करती है, उस जितनी भी ऑक्सीजन है उस चीज़ को कैच करने के लिए, क्योंकि देखो मैं एयर ले रहा हूँ अंदर, ये समझ में आता है ना, ऑक्सीजन नहीं ले रहा हूँ, एयर ले रहा हूँ, एयर जाएगी मेरे एल्वेओलाई या लंग्स तक, वहाँ पे एक्सचेंज होगा CO2 और O2 का। जितनी ज़्यादा RBC आ पाएगी उतने ज़्यादा O2 वो कैरी करके आगे लेके चले जाएंगे। अगर बॉडी में RBC कम है तो भले मैंने एयर अच्छी खासी अंदर खींची है, लेकिन वापस से एयर वो बाहर आ जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी O2 और बाकी बाहर। ये समझ में आता है? तो बस वहीं पे ये है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है कि जितनी ज़्यादा हाइट पे तुम जाते जाते हो वहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो बॉडी क्या करती है, जो भी बची कुची ऑक्सीजन होगी थोड़ी बहुत, उसको पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ही रखने के लिए मतलब RBC का अमाउंट बढ़ा देती है, एरिथ्रोपोइसिस करती है बॉडी में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा RBC अगर बढ़ जाएगी तो थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन आई तो सेंसिटिव हो जाएगा ना कोई RBC तो पकड़ ही लेगा उस ऑक्सीजन को। तो इसीलिए RBC का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हाई एल्टीट्यूड पे कोई रह रहा है तो। क्लियर है? और अगर अपन पहली बार जाते हैं तो अपने को वीकनेस क्यों फील होगी, क्योंकि अपनी बॉडी में तो नॉर्मल RBC है। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर उस चीज़ से अडेप्ट हो जाते हैं। अगर 1 महीने 2 महीने 6 महीने रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में भी बढ़ जाएगी। और उस चीज़ को बायो में वर्ड है एक्लेमेटाइजेशन, सुना है वर्ड? पढ़ोगे आगे, एक्लेमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लेमेटाइजेशन मतलब ये होता है कि वहाँ पे धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, कि RBC का नंबर बहुत बढ़ जाता है बाद में। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस इसीलिए होती है क्योंकि अपनी बॉडी में कम RBC है। ये बस खत्म, इतना ही है। चलो, यहाँ पे तुम्हारा हेनरीज लॉ खत्म होता है। ठीक है, हेनरीज लॉ है फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। बाकी कल पढ़ोगे क्या? ये देखो मैं बता देता हूँ, ये हेनरीज लॉ वाला पोर्शन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है ना मैं सारे आखिरी में साथ में करवाऊंगा यार। ठीक है, जो भी इसके क्वेश्चन आगे वाले टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा बेटर है। जब हेनरीज लॉ, इसके बाद डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ सब पढ़ लेंगे सारे लॉ, तो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन है कौन से लॉ का। अभी दे दूंगा तो पता है हेनरी के, ये एक ही फॉर्मूला लगेगा। बाद में दूंगा तो तुम्हारे पास 3-4 फॉर्मूले रहेंगे कि कौन सा लगेगा। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ब्रेक ले लो। थैंक यू सो मच। बेटा लिखना बंद कर दो अब। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो, तो लास्ट टाइम अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? हेनरीज लॉ। इन शॉर्ट बोलूँ तो हेनरीज लॉ में बस ये था कि कोई भी गैस, मतलब एयर प्रेजेंट है अगर पानी के ऊपर, पानी का टैंकर रखा है उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है उस एयर में अलग अलग बहुत सारी मतलब गैसेस होगी, ऑक्सीजन, CO2, O2, नाइट्रोजन। तो वो जो इंडिविजुअल गैसेस है वो इंडिविजुअल गैसेस कितनी ज़्यादा डिसॉल्व हो पा रही है इस पानी के अंदर। ठीक है, अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? जो ऊपर गैस है उसके प्रेशर पे, कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर गैस का, जिसको अपन पार्शियल प्रेशर बोल रहे थे। कोई एक गैस, जैसे मान लो ऊपर मैंने बीकर के ऊपर दिया है O2, N2, CO2 तीनों है, लेकिन N2 ज़्यादा प्रेशर लगा रही है तो N2 ज़्यादा डिसॉल्व होगी, जो कम प्रेशर लगा रही है वो कम डिसॉल्व होगी उस पर्टिकुलर एयर में से। पूरी की पूरी एयर तो अंदर नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो यही होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस, वो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसका वो उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी। ये समझ में आया एक बेसिक। ठीक है, फिर सेकंड ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था अपना? मोल फ्रैक्शन। वो गैस का कितना मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट इसके अंदर, देखो जितना ज़्यादा ऊपर प्रेशर रहेगा उतनी ज़्यादा अंदर डिसॉल्व होगी, तो उतना ही ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ जाएगा ना अंदर। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा था कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी, तो डिसॉल्व होगी तो अंदर उस गैस का अमाउंट भी उतना ज़्यादा मिलेगा, तो अंदर पानी के अंदर मोल फ्रैक्शन भी उस पर्टिकुलर गैस का ज़्यादा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है? ठीक है, नहीं आ रहा तो उस दिन आए नहीं थे ना, बाकियों का आया जो जो आए थे। ठीक है, तो ऊपर जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है पानी के ऊपर वो उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी, तो अंदर पानी के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ के मोल फ्रैक्शन भी तो उतने ज़्यादा ही मिलेंगे ना। तो बस यही था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो जिधर मोल फ्रैक्शन लिखा है उसी साइड KH लिखना, ये याद रखना है बस। ठीक है, तो वहाँ से अपना हेनरीज लॉ आया था कि ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उससे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बोलो या कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट वहाँ छूट रहे थे अपने, वो एक बार पढ़ लेते ताकि थ्योरी के क्वेश्चन आए तो तुम लोग गलत ना करो। क्लियर? चलो देखो, सॉल्युबिलिटी है स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस, ये अपने को पता ही है।
और ये अपने पढ़ा भी था, सॉल्युबिलिटी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, 4 चीज़ें थी। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा वो गैस घुलेगी अंदर, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम घुलेगी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगेगी ना। CO2 वाले एरेटेड ड्रिंक वाले में एग्जांपल बताया था कि फ्रिज से निकाल के बॉटल बाहर रखते हैं तो CO2 बाहर आ जाती है फटाफट, वो इसीलिए, ठीक है। तो टेम्परेचर के इन्वर्स में, प्रेशर के डायरेक्टली में। फिर नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, अपना यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। लेकिन अगर वही में सॉल्यूट कहीं सॉलिड या लिक्विड लेता तो फिर वो चीज़ें अलग हो जाती है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज़ें घुलती है, ठीक है। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है सॉलिड सॉल्वेंट के, और ये सब चीज़ें लिखवा दी थी। तो वही बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी हैज स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग टेम्परेचर के लिए। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन कितने टेम्परेचर पे घुल सकती है, ऑक्सीजन कितने टेम्परेचर पे घुलेगी, तो हर गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर फिक्स होगा ना, सारी सेम टेम्परेचर पे सेम रेट से नहीं घुलेगी। तो वही बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी का अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस के लिए वेरी करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, अब सॉल्युबिलिटी होता है कि अपन वैसे उधर पढ़ चुके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुल रहा है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट बोला है, सॉल्यूशन में नहीं बोला, याद रखना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस विद द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्वेंट या पानी के अंदर कितना सॉल्यूट जो डाल रहा हूँ वो घुल रहा है, ये सॉल्युबिलिटी था। सॉल्वेंट याद रखना है ना, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट, जितना ज़्यादा घुल पाए वो उसके एक लिमिट बता देगा ना, ठीक है। जैसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड मिनिमम होता है वैसे, ठीक है। चलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये लिखते हैं कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का ऊपर, उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ के मोल फ्रैक्शन अंदर मिलेंगे, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बनाना है तो वो ऐसा था अपना, ठीक है। ये तो पानी हो गया इसमें, ठीक है। ऊपर से पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा अंदर वो गैस डिजॉल्व होगी ना, तो उसके मोल फ्रैक्शन उतने ज़्यादा अंदर मिलेंगे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो P इक्वल टू KH इंटू X, ठीक है। और इसको इन्वर्स में पढ़ के भी बता दिया था तुम लोगों को मैंने, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन अगर एक बार ज़्यादा हो गए तो फिर और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। फिर जैसे जब स्टार्टिंग में 0 थे तो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो गई थी, एक लिमिट आएगी कि हाँ अच्छा खासा घुल गया है, उसके बाद तुमको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इन्वर्स में करोगे और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो गलत कर दोगे। इसीलिए जैसा पढ़ाया जा रहा है कि ऊपर पहले प्रेशर लगा फिर डिजॉल्व हुई, इसी को डायरेक्टली रखना, प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के। फिर डायरेक्टली हटेगा तो KH इधर आ जाएगा, क्योंकि K भी X जैसा दिखता है, X जैसा दिखता है, तो दोनों वैल्यू को सेम साइड रखना, इसे याद रखोगे, ठीक है। ये लिखा, तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। ये अगर स्टेटमेंट में आता है कि KH मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, क्या करता है इनवर्सली में, ठीक है। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन फॉर्मूले से दिख भी रहा है, तो स्टेटमेंट आता है तो याद रखना है चीज़, क्योंकि इस चीज़ को तुम लोग कहाँ कंफ्यूज करोगे, फिर KH कांस्टेंट है, उनके कुछ फैक्टर्स हैं जिससे अफेक्ट होता है, तो वहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा। तो पॉइंट याद है, टेम्परेचर इंक्रीजेस मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊंगा, मान लो इसको अब मैंने गर्म करना शुरू किया, तो ये जो गैस है, गैस हमेशा हल्की होती है तो सबसे ऊपर रहती है ना एटमॉस्फेयर में, इसलिए अपनी जो अर्थ बनी है, अर्थ में भी पानी तो ज़मीन पे है, ठीक है, ज़मीन पे, और गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर बना रही है ना पूरे अर्थ के आसपास, बादल हल्के हैं इसीलिए ऊपर होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए होते हैं, कोई भी गैस का, जैसे अपन वो सोशल साइंस में पहले पढ़ते थे, लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पानी है तो नीचे ही है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर और ये सब, तो उसमें बोलते थे कि गैसेस इन लेयर्स में प्रेजेंट रहती है क्योंकि सबसे हल्की होती है। तो कहीं भी ये चीज़ देखना, गैसियस सब्सटेंस कोशिश करता है सबसे ऊपर आने की। अगर अपन कोई भी गैस वाली चीज़ को पानी में फेंक देंगे ना तो ऊपर आएगा। एक जैसे प्लास्टिक बॉल जो अंदर से खाली है, उसको तुम पानी के अंदर रख ही नहीं सकते, रखोगे जैसे तुमने रिलीज किया फटाफट ऊपर आए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैसियस सब्सटेंस है, जो भी गैस है, एयर भरी हुई है, वो पानी से हल्की है तो ऊपर आने की कोशिश करती है। इसीलिए अपना क्या बर्फ तैरता है पानी पे, क्योंकि बर्फ के अंदर वो बताया था केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो छोटे छोटे वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ है वॉइड्स, तो उन वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है, तो बर्फ कभी भी अंदर नहीं रह सकती। तुम मतलब अपने दम से उसको रख दोगे, जैसे हाथ हटाया वापस बर्फ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो वही है कि एयर कभी भी नीचे तो नहीं रहेगी, तो इसमें भी यही है। एयर अभी यहाँ है, वो अंडर हाई प्रेशर में, लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर लगाया तो वो बबल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो बहुत जल्दी जल्दी बाहर मतलब जंप करेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो वही पॉइंट लिखा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज, समझ में? क्योंकि टेम्परेचर और केज डायरेक्टली थे बताया था,
टेम्परेचर बढ़ता है तो केएच बढ़ता है बोला था, और केएच बढ़ रहा है तो केएच मोल फ्रैक्शन की तो इन्वर्स में हो गया ना। तो ये सेम ही तो चीज़ हुई कि अगर टेम्परेचर बढ़ता तो केएच भी बढ़ता है, ये अपन ने पढ़ा था, और केएच बढ़ा है तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, ये ऐड कर लेना पॉइंट के मार्जिन के ऊपर या कहीं भी। समझ में आना है ये चीज़ें? ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर केएच के बार बार क्वेश्चन आएंगे थ्योरी में, फिर वहाँ कन्फ्यूजन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच, इन दोनों की यूनिट सेम होती है, याद रखना, पार्शियल प्रेशर और केएच, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट सेम है दोनों। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल की जो भी यूनिट है कि मास पर यूनिट क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मास बाय मास, वेट बाय वेट, ऊपर का और नीचे के वेट बाय वेट, सब वेट से वेट कट जाएंगे, तो कोई यूनिट ही नहीं बचेगी उसकी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यूनिट लेस होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर और ये इन दोनों की यूनिट सेम होती है। क्लियर है? हाँ, समझ में आया ना सभी को? नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, लेकिन हाँ वो लोग जो उस दिन आए थे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ा चुका था, मुझे बस लिखवाना था। ठीक है, अब देखो कंडीशन फॉर हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की कुछ कंडीशंस बताई थी उस दिन भी, कि हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा, क्या होगा। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन है, तो हेनरी लॉ फॉलो कब होगा, एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, ये नीचे से यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, आइडियल गैस के लिए कंडीशंस क्या होगी ये, ठीक है, लेकिन जो गैस डिसोसिएट हो जाती है, जैसे HCl बोलते हैं गैस है, लिक्विड भी है लेकिन गैस भी है, अमोनिया लिक्विड में भी रहता है लेकिन गैसियस में भी है, तो वैसे ये कि जो गैस डिसोसिएट हो जाती है, जैसे HCl H+ और Cl- के फॉर्म में डिसोसिएटेड रहता है, तो उनके लिए कुछ और कंडीशंस रहेगी। और जो गैस आइडियली बिहेव करती है एकदम, जो रियल गैस नहीं होती, आइडियल गैस पढ़ते हैं ना अपन, तो आइडियल गैस इन कंडीशंस के ऊपर चलेगी, रियल गैस या दूसरी जो गैसेस है जो आयनाइज हो जाती है वो उनके ऊपर चलेगी। ठीक है, व्हेन रियल गैस बिहेव्स एज द आइडियल गैस, जब रियल गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करती है तो ये कंडीशन, और कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ये तो अपना उल्टा हो गया ना, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर लो, तब जाके चीज़ें घुलती है। तो ये चीज़ कभी भी नॉर्मल गैस तो फॉलो नहीं कर पाएगी, ये चीज़ समझ रहे हो ना। टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो जो डिजॉल्व गैस है पानी के अंदर वो तो बाहर आ जाएगी ना। जैसे कोको कोला की बोतल को अगर गर्म किया या कहीं भी रखा तो उसके अंदर जितनी भी CO2 डिजॉल्व है या सोडे में, वो सारी बाहर आ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर अगर ऊपर का हटा दिया, जो एयर प्रेशर लगा रही है 1 एटमॉस्फेयर का ऊपर, ये समझ में आता है ना, एयर प्रेशर लगाती, कोई भी खाली जा रही है, कोई भी खाली चीज़ रखी है, तो यहाँ एयर कितना 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रही है। तो खाली जब मैंने ऐसे वो डब्बा ओपन करके रख दिया तो उस पर जो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, अगर वो प्रेशर भी मैं हटा दूँ, बहुत लो कर दूँ और टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो बहुत जल्दी वो बबल्स बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करेगी, रियल गैस में गैस डिवॉल्व इस कंडीशन पे नहीं होगी कभी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, आइडियल गैस की कंडीशन पूछे तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो, और इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि घुलेंगे नहीं ना। टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, ऊपर का सारा प्रेशर हटा दिया, तो गैस तो बाहर आ जाएगी ना फटाफट से। तो वही है कि लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होता है, ये कंडीशंस देखना। ठीक है, अब रियल में गैस डिसॉल्व होगी कैसे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। प्रेशर हाई रखना पड़ेगा और टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, तब जाके कोई गैस डिसॉल्व हो पाएगी। ठीक है, और इसकी कंडीशन ये भी बताई थी कि वो टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए वाटर से। रिएक्शन अगर वाटर से हो गई और कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन गया तो वो फिर इसमें अपनी कंडीशन में आता ही नहीं है ना। मतलब गैस डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जब फिर टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस लिबरेट भी तो होनी चाहिए। अगर पता चला वाटर के साथ मिक्स करके कुछ और ही प्रोडक्ट बन गया, PPT बन गया, और एक बार और वो रिएक्शन इरिवर्सिबल हुई, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का उसके बाद। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी गैस डिसॉल्व हो रही है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर समझ में आता है कि टेम्परेचर लो कर दिया मतलब फ्रिज में रख दिया ऐसा समझ लो, और हाई प्रेशर मतलब वो पंप से अच्छी खासी एयर अंदर प्रेस कर दी, तब जाके कोई गैस डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, गैस इज हाईली सॉल्युबल, तब गैस सॉल्युबल रहेगी अच्छे से, ये समझ में आती है। गैस डिसोसिएट, और वो गैस कहीं ना कहीं डिसोसिएट होने वाली ही रहेगी, आइडियल गैस तो होगी नहीं कभी। ठीक है, व्हेन गैस रिएक्ट विद द वाटर, ये नहीं होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, मतलब जो भी इसने इंग्लिश में लिखा है उसको तुम ये समझ के चलो कि गैसेस वाटर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी गैस हो। फिर वो H+OH- नहीं कहाँ करेगा, HCl कैसे रिएक्ट करेगा, वो सिर्फ डिसोसिएट हो रहा है, सिर्फ डिसोसिएट हो रहा है, वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना आयनाइज होने की, वो वाटर की वजह से नहीं है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को अगर मैं डिसॉल्व करूँ पानी में तो ऑक्सीजन आयनाइज नहीं हो सकती खुद से ऐसे, लेकिन HCl खुद से आयनाइज होगा,
तो वो वाली चीज भी ठीक है। व्हेन गैस देख लेना उसको जो भी है, ठीक है। अभी अगला पढ़ लो। केज के अपन ने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। केज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ प्रेशर, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, इन सब पे, लेकिन प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है। केज डजंट डिपेंड ऑन प्रेशर, याद रखना अलग से, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट, ये फिर अगला पॉइंट है ना, हर एक गैस का अपना अपना फिक्स केज वैल्यू होगी, ठीक है, और वो केज टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने पे चेंज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केज वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो केज बढ़ेगा, टेम्परेचर कम किया तो केज भी कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर गैस का, ठीक है। केज इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। केज उस गैस की प्रॉपर्टी है। मैंने बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का केज फिक्स है एक फिक्स टेम्परेचर पे। मैंने बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का केज फिक्स एक वैल्यू है एक फिक्स टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू शिफ्ट होगी, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो अपन पढ़ते हैं वही जो अपना फार्मूला है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू केएच इनटू एक्स। तो केएच तो कांस्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन भी जो पानी के अंदर डिसॉल्व बढ़ रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो स्लोप आएगा थीटा, वो y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वो लिखी अपन ने। स्लोप क्या है यहाँ पे, केएच, जो कांस्टेंट बचता है वो स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, केएच, हेनरीज कांस्टेंट। तो जो tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी ना, वही अपने केएच की वैल्यू है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले फॉर एग्जांपल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ केएच और कुछ इनकी कुछ कंडीशन दे दे और थीटा दे दे, तो थीटा से tan थीटा से केएच की वैल्यू निकाल देना। मान लो 45 डिग्री का एंगल बना के दे दे, फाइंड द केएच, और ये सब लिख दे, पीजी, एचजी, y इक्वल टू mx, सब कुछ लिख के दे। तो तुम क्या करोगे, बस tan थीटा इक्वल टू केएच लिख देना, और tan 45 इक्वल टू जो भी केएच की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? हाँ भाई, तो tan थीटा इक्वल टू केएच, समझ में आया से। अब वो जो लास्ट में एप्लीकेशन पढ़े थे ना 3 अपन ने, कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके अंदर बताया था कि कोई भी गैस या नाइट्रोजन का मेन एग्जांपल होता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे अगर समुद्र में, तो हर साइड से पानी इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा कि जो नाइट्रोजन गैस आसपास है पानी में, वो उसके ब्लड में डायरेक्टली स्किन से अंदर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे बाहर आया तो धीरे धीरे वो बाहर भी आती जाएगी। अगर एकदम से बाहर आ गया, ठीक है, जैसे जो भी जिनको तैरना आता है उनको समझ में आता है ना, बहुत अगर एक बार डीप डाइव करता है तो एक बार पूरा एक साथ ऊपर आते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा डीप डाइव किया और एकदम से ऊपर आने की कोशिश किया, तो वो गैस को मतलब ब्लड से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। और वो जैसे सरफेस पे आया, सरफेस पे तो प्रेशर कोई लग ही नहीं रहा है ना, एयर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, पानी के अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था, समझ में आता है। तो अगर एयर का प्रेशर लगा और पानी का प्रेशर हट गया, तो गैस क्या करेगी, बाहर आने की कोशिश करेगी, तो फिर पूरी बॉडी पे छाले उड़ जाते हैं ऐसा, ठीक है, या मसल पेन या बॉडी के अंदर छाले पड़ जाएंगे बहुत सारे। क्लियर? तो इसलिए एक वो था, और एक और एग्जाम्पल क्या, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का था कि ऊपर जाते तो वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम है तो बॉडी अपना आरबीसी का नंबर बढ़ाती है उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए कि जितनी भी है उतनी तो बॉडी के अंदर आ जाए, इसीलिए आरबीसी बढ़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आरबीसी किन के अंदर बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ने में भी टाइम लगता है ना। आरबीसी प्रोसेस फॉर्मेशन 120 दिन की होती है, मतलब उसका जो क्या है लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, ठीक है। तो अगर कोई अपने जैसा नया इंसान गया तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही बन जाएगी सारी, टाइम लगेगा ना उसको बनने में आरबीसी को। तो उतने दिनों में अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ है, क्योंकि हार्ट अटैक का एक रीज़न यही है ना, पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, या तो नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है, कुछ भी होता है, नसें स्पाज़म हो जाती है, दब जाती है किसी रीज़न से, तो आगे तक ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जा रहा मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रहा मतलब वो सेल डेड हो गई, ठीक है, वो सेल डेड हो गई, सूख जाता है ना, कोई भी जैसे फ्रूट्स लेके आते हैं एकदम सूख जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अपनी बॉडी का वो जो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वो एकदम ऐसा ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ड्राई और हार्ड हो गया मतलब वहाँ की मसल की सेल डेथ हो गई, तो सेल डेथ हो गया तो बस अब वो फिर फंक्शन ही नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्ट अटैक वाली चीज़ें हार्ट के आसपास ही होगी, बट जो वेन्स होती है जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हार्ट की वेसल्स होती है, कोरोनरी। तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी दिक्कत हुई कि किसी को पहले से कोलेस्ट्रॉल हाई है और उसमें जमा हुआ है, ठीक है, तो ज़मीन पर रह रहा था तो चलो काम चल रहा था। अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे चला गया इंसान जिसकी बॉडी में पहले से ऐसी दिक्कत है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम, ब्लड उसमें की बॉडी में पहले ही नहीं जा रहा था, अब जो जा रहा है उसमें ऑक्सीजन भी बहुत कम जा रही है, तो उसकी जो हार्ट की मसल है उनकी डेथ होने लगेगी धीरे धीरे। हार्ट की मसल की डेथ हुई तो हार्ट पंप करना धीरे धीरे कम करेगा और एक टाइम आएगा कि फिर मर ही जाएगा इंसान, ठीक है। तो ये 2 रीज़न लिखे हैं, तो कॉपी में लिख लेना, ठीक है, समझा मैंने दिए थे। डीप सी डाइवर से उसको बेंड्स नाम से आता है, तो भी याद रखना, ठीक है। एट हाई प्रेशर, और हाँ देखो
जैसे पानी में ऊपर से नीचे, जैसे नदी वदी में स्विमिंग पूल में कूदते हैं, तो वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है। हाई प्रेशर मतलब समझो बहुत ज़्यादा डिप, 100 मीटर तक अंदर चले गया, तो 100 मीटर बहुत होता है ना। अपने पूल तो कितने 6-7 मीटर के 8 मीटर, जहाँ अपन लोग तैरने जाते हैं नॉर्मल, जिनको नहीं आता है तो डूबेंगे नहीं 6-7 मीटर में, ठीक है। होता है ज़्यादा, लेकिन जहाँ अपने को मतलब मैं जाऊँगा तो मेरे को कहाँ तक अलाउड रहेगा, मेरे को पता है कि इसके नीचे नहीं जाना है, एक रस्सी बंदी रहती है वहाँ पे कि जिनको तैरना आता है वही उस रस्सी के उधर जाएं, बाकी सारे इधर रहें, ऐसा, ठीक है। तो वो रस्सी का जो देखा हो 6-7 फीट तक का ही होता है कि 6-7 फीट तक वाले को अगर ऐसा है कि नहीं तैरना आता तो वो इधर रहो। उस साइड फिर होता है 50 मीटर तक, 30 मीटर ऐसे होते हैं वो डिफरेंट पे। लेकिन अब मान लो तुम उधर चले गए और नहीं आता है तैरना, तो तुम तो नीचे जाओगे ना, 6-7 मीटर में थोड़ी डूबोगे, नीचे जाओगे, पैर से थोड़ा धक्का मारा फिर ऊपर आ जाओगे, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये डीप सी डाइवर्स मतलब 100 मीटर तक अगर कोई समुद्र में डाइव किया है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये पुल वुल पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो बेंड्स एट हाई प्रेशर एक्सेस नाइट्रोजन डिवॉल्व एज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा पानी की वजह से तो गैस ब्लड के अंदर डायरेक्टली डिवॉल्व हो गई, तो वही लिखा है कि नाइट्रोजन डिवॉल्व एज द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, या प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इफ डाइवर सडनली गोस अप, एकदम से अगर बाहर आ जाता है तो प्रेशर एकदम से हट गया बाहर वाला, तो गैस एकदम से फिर बाहर आने की कोशिश करती है ब्लड से, तो वही लिखा है द प्रेशर डिक्रीजेस एंड एयर बबल फॉर्म्ड इन ब्लड वेसल्स एंड क्रिएट अ ग्रेट पेन इन द मसल। वो पेन इसीलिए होता है क्योंकि छाले पड़ जाएंगे, एकदम से वो बाहर आने की कोशिश करेगी गैसियस सब्सटेंस। क्लियर है? चलो, एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, तो इसको भी लिख लिया है। वैसे एनोक्सिया हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो वो एक्लेमेटाइजेशन तो बहुत टाइम के बाद होगा ना, 1 महीना या 15-20 दिन के बाद फिर उसको लगेगा कि हाँ आरबीसी अब धीरे धीरे बढ़ी और वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा वहाँ के लोगों जैसा। लेकिन अगर पहले से ही मान लो कोई हार्ट पेशेंट और ऊपर पहुंच गया तो ऊपर से वो और ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, इतना टाइम उसको नहीं मिलेगा कि हाँ ठीक है, समझ गया ना। एनोक्सिया हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, एट हाई एल्टीट्यूड द माउंटेन फील्स लेस ऑक्सीजन लेवल, माउंटेन्स पे लेस ऑक्सीजन लेवल होता ही है, पता है, ठीक है, विच नॉट, क्या ये जो भी इंग्लिश आड़ी टेढ़ी लिखी है, ठीक है, सुन लो, माउंटेन्स पे ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मतलब ज़्यादा सूटेबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए, किसके लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए मेनली अगर बोलो तो। अगर ऐसा कोई पर्सन वहाँ जाता है तो उसको ज़्यादा चांस रहते हैं उसके डेथ के, हार्ट अटैक से ही। क्लियर है? चलो, तो हेनरीज लॉ में कुछ चीज़ें छूटी थी, ये मैंने यहाँ पे एंड कर दी, ठीक है, यहाँ पे अपना हेनरीज लॉ एंड होता है। इसके बाद अब अगला जो राउल्स लॉ वाला पोर्शन है वो पढ़ते हैं, ठीक है, चलो।